नमस्कार, मैं गरिमा बाजपेयी और आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे निरीक्षण पूरा लेकिन काम अधूरा। राजधानी देहरादून में लगभग पिछले 3 सालों से स्मार्ट सिटी का काम जारी है। स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी की राजपुर रोड, चक्राता रोड, हरिद्वार रोड और इसी रोड को स्मार्ट बनाने का शहरवासियों को सपना तो दिखाया गया, लेकिन 3 साल में स्मार्ट सिटी की एक भी रोड स्मार्ट नहीं बन पाई है। हालत यह है कि हरिद्वार रोड और चक्राता रोड पर तो काम तक भी शुरू नहीं हो पाया है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में 10 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है, जिसको जुलाई 2023 तक की समय सीमा में पूरा करना है। स्मार्ट सिटी के कामों की वजह से आम जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अफसरों की हीला हवाली और धीमे काम की वजह से ये समस्या जस की तस बनी हुई है। आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में काम शुरू हुए 3 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चला है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर की मुख्य सड़कें हरिद्वार रोड, ईसी रोड, राजपुर रोड और चक्राता रोड को स्मार्ट रोड में तब्दील किया जाना है। इसके लिए 203 करोड़ रुपए का बजट मंजूर है। ईसी रोड और राजपुर रोड पर 2019 से काम शुरू हुआ, 3 सालों से काम चल रहा है, लेकिन ईसी रोड में सबसे पहले शुरू हुआ काम भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। बहल चौक से क्रॉस रोड मॉल के बीच करीब 300 मीटर का हिस्सा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मॉडल के तौर पर दर्शाया गया था, लेकिन वो हिस्सा भी पूरी तरह से स्मार्ट रोड में तब्दील नहीं हो पाया है। फुटपाथ निर्माण और सौंदर्यीकरण अधूरा पड़ा है। कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्मार्ट सिटी को लेकर गंभीर नजर आए, लेकिन बावजूद इसके स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंगती है। वहीं नगर निगम मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि स्मार्ट सिटी के काम पहले धीमी गति से चल रहे थे, लेकिन सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि बरसात से पहले जो काम स्मार्ट सिटी के पूरे होने चाहिए उनको पूरा कर लिया जाए। स्मार्ट सिटी के काम जो है इस समय तीव्र गति से चल रहे हैं। पहले सुस्त थे, लेकिन अभी पिछले माह जो हमारी एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें सभी अधिकारियों को निर्देश किए थे कि काम जो है बरसात से पहले इनको पूरा करना है। आजकल काम चल रहा है और मुझे लगता है कि जो काम बरसात से पहले पूरे होने चाहिए वो पूरे होंगे। बाकी नवंबर तक जो है इनको कहा गया है कि स्मार्ट सिटी के काम जितने हमारे शहर में चल रहे हैं उनको पूरा कर लिया जाए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने स्मार्ट सिटी पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार जुमलेबाज सरकार है। स्मार्ट सिटी के जुमले से आज देहरादून को बदतर स्थिति में पहुंचा दिया है। बरसात को आने दो, बरसात में भाजपा सरकार की और पोल खुल जाएगी। वहीं भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि उत्तराखंड की सरकार और नगर निगम प्रशासन संकल्पबद्ध है कि देहरादून को सुंदर शहर को कैसे सुंदर बनाया जाए, जिसके लिए स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट देहरादून में आया है और स्मार्ट सिटी के कई काम पूरे हो चुके हैं और बाकी अधूरे कामों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं बचा है। जुमले गढ़ने में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये स्मार्ट सिटी का जुमला जो था वो बहुत दिनों से, लेकिन देहरादून को आज जो हालत में था उससे बदतर हालत में कर दिया। वो 2014 के बाद उन्होंने 100 सिटी स्मार्ट कहा था, लेकिन हमारा तो उत्तराखंड का एक सिटी जो देहरादून, उसमें बड़ी मुश्किल से आया था। वो स्मार्ट तो छोड़ो, आप बरसात आने दो, उसके बाद इससे बदतर कोई भी शहर नहीं होगा। देखिए, उत्तराखंड की सरकार और नगर निगम प्रशासन इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि देहरादून को एक सुंदर शहर कैसे बनाया जाए, और उसके लिए स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया है
और निश्चित रूप से उसमें कई सारे काम पूर्ण हो चुके हैं, कुछ काम अधूरे हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी उन कामों को पूरा किया जाए। कांग्रेस पार्टी के पास कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं। स्मार्ट सिटी का काम राजधानी देहरादून में लगातार जारी है, लेकिन इन अधूरे कामों के चलते आम जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक राजधानी देहरादून शहर सिटी में तब्दील हो पाता है और कब तक आम आदमी को अधूरे कामों से हो रही परेशानियों से निजात मिलती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। तो आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं और कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा, जिसमें आपको बता दें कि सबसे पहले आपका परिचय हम करवाते हैं उन लोगों से। अभी फिलहाल हमारे साथ में कमलकांत जी जुड़ चुके हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं, और राजू मौर्य जी हमारे साथ में हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी इस चर्चा में। आगे और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनका भी परिचय आपसे हम कराते जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी की ओर से राजू मौर्य जी के साथ में। राजू जी, आप बताइए, एक तरफ सरकार स्मार्ट सिटी, माई सिटी, ये सारे बड़े बड़े दावे करती है, ड्रीम सिटी की बात की जाती है, लेकिन ड्रीम सिटी के नाम पर सड़कों को खोद कर रख दिया गया है। ना तो कोई भी सड़क अब तक बनकर तैयार हो पाई है। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सिर्फ सपने दिखाए जाएंगे या उन सपनों को पूरा भी किया जाएगा? देखिए, बहुत ही सुंदर विषय आपके न्यूज चैनल ने आज उठाया। मुझे तो इस बात राजू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें पहले। राजू जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। राजू जी, आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, बात पूरी करिए अपनी। तो खंडूरी जी के जमाने से भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट सिटी का एक शिकूफा छोड़ती है। हाँ। उसके नाम पे सारी सड़कें खोदती जाती हैं। उसके नाम पे जगह जगह तमाम तरीके की दुश्वारियां शहरवासियों के लिए खड़ी कर दी जाती हैं। 5 साल तक ये ड्रामा चलता रहता है। देहरादून में अभी आपको मालूम होगा, थोड़े समय पहले सारी सड़कों को बनाया गया था, नई सड़कें बनी स्मार्ट सिटी के नाम पर, फिर खोद दी गई। अरे भाई, कर क्या रहे हो? आप सड़कें बना रहे हो, फिर 1 महीने बाद फिर खोद दे रहे हो, फिर उसको बंद कर दे रहे हो, फिर बना दे रहे हो। यही चीज होते होते आज मैं कह रहा हूं कि तीसरी सरकार आ गई। लेकिन ये मास्टर सिटी का जो ये काम है, ये आज तक कहीं नजर नहीं आ रहा। कैसे बनेगी मेट्रो सिटी, इसका कोई जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास। बस कर रहे हैं, हम बनाएंगे, हम देहरादून को सुंदर दूर बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे? सारा देहरादून को कुरूप कर दिया इन्होंने, सड़कें खोद खोद के बदहाल कर दी है। इसके पीछे सीधे सीधे भ्रष्टाचार है। अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको कई फाइलें ऐसी मिलेंगी, ऐसी जगह पैसा खर्च कर रखा होगा कि क्या हुआ कि सड़कें खोदी गई, उस पर खर्चा हुआ, उसके बाद सड़क बना दी गई। अब वो सड़क कितनी खुदी, कितनी बनी, उसका कोई आकलन नहीं हो पाएगा, लेकिन खोद रहे हैं, ढक रहे हैं। इसी के नाम पे कई 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर चुके हैं। तो मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर वास्तव में देहरादून को सुंदर देहरादून बनाना चाहती है तो निश्चित एक टाइम फ्रेम दे जनता को कि भाई हम इतने दिनों में मास्टर सिटी का जो ये काम है, जो मेट्रो सिटी का ये काम है, इसको पूरा करेंगे, ताकि जनता ये देख समझे कि भाई ठीक है, हमें 5 महीने दिक्कत होगी, 4 महीने दिक्कत होगी, 1 साल दिक्कत होगी, लेकिन तय तो करें। हर रोज सड़कें खोद खोद कर इन्होंने लोगों का चलना दुश्वार कर दिया है। जगह जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो पूरी तरह से प्लान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं और सही गति में जो है वो काम नहीं हो पा रहा है। कमलकांत जी भी हैं, उनको जोड़ लेते हैं। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में प्रवक्ता हैं कुंवर जपेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। जपेंद्र जी, आपका स्वागत है। एक बार कमलकांत जी की प्रतिक्रिया हम जानते हैं, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे। कमलकांत जी, अभी आपने सुना आम आदमी पार्टी से राजू जी कह रहे हैं कि भाई सड़कों पर काम तो चल रहा है, लेकिन वही काम होता है, बाद में किसी और वजह से उसको फिर से सड़क को निर्माण कार्य के चलते खोदा जाता है और एक बार फिर से निर्माण होता है। अगर इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा तो आखिर बिना एक रोड मैप तैयार किए अगर आप काम करेंगे, बिना नक्शा बनाए काम करेंगे,
तो ऐसे कैसे स्मार्ट सिटी बन पाएगा उत्तराखंड? कैसे देहरादून में आप स्मार्ट सड़कों की बात कर पाएंगे? कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से? देखिए, जो स्मार्ट सिटी पूरे भारत में चल रहा है और इसका शुरुआत काफी राज्यों में चला और ये चल भी रहा है। और जो ये देहरादून में भी स्मार्ट सिटी का नाम बोला जाता है कि स्मार्ट सिटी, एक तो इस शब्द से मुझे बड़ी आपत्ति है। क्योंकि जो उत्तराखंड है, जो आपको जो जानकारी होगी, देहरादून के 3 नाम है, देहरा खास, देहरादून और क्या कहते वन नगर और लीची शहर, इन नामों से जाना जाता था ये। और दूसरा आपत्ति इसलिए भी है कि जो देहरादून है, देहरादून अपनी हेरिटेज सिटी के लिए माना जाता है। कोई भी विदेशी व्यक्ति आएगा सबसे पहले हेरिटेज सिटी में आना पसंद करेगा या देहरादून। ये तो पूरे राज्य का विनाश की ओर बढ़ रहा है। तो ये गलत काम कर रहे हैं इस राज्य में। मतलब इस शहर को हमें हेरिटेज सिटी बनाना था, ना कि स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी दिल्ली, नोएडा और इन शहरों में बनाया जाता है, तो और गलत ढंग से चल रहा है जिस तरह से कार्य। तो इसमें तो पहले आपत्ति इसी शब्द से है, प्लस इस काम से है। आपने परिकल्पना के अनुसार जब राज्य काम नहीं कर रहा तो गलत काम किया जा रहा है। ठीक है, यानी बिल्कुल ठीक तरह से काम नहीं हो पा रहा, यही आप भी कहना चाहते हैं। और कुंवर जपेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जपेंद्र जी, स्मार्ट सिटी की बातें अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है स्मार्ट तरीके से काम भी होना चाहिए। जैसा कि अभी दोनों ही लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि स्मार्टली काम कर पा रहे हैं। अगर एक ही सड़क पर आप 4 बार उसको बनाएंगे और खराब करेंगे तो ऐसे कब तक काम आखिर चलता रहेगा? 3 सालों में निर्माण की बात कही गई थी, क्यों आखिर अब तक पूरा नहीं हुआ काम? हमने दोनों साथी प्रवक्ताओं को सुना और पूरी इस चर्चा में हम जहां तक समझ पाए हैं कि अभी तक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। अभी शायद ये इस पे ज्यादा चर्चा जरूरी है कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बिल्कुल समझाइए। सबसे पहले यही समझाइए आपकी स्मार्ट सिटी है क्या? जी। हाँ बोलिए। अभी हमारे साथी प्रवक्ता उन्होंने देहरादून को हेरिटेज से जोड़ दिया। हाँ। तो हम यहाँ ये बता देना चाहते हैं जो कमलकांत जी पहले सुन लेते हैं, उसके बाद इनसे हम जवाब लेंगे। पहले हम जान लेते ना, पहले हम जान लेते हैं स्मार्ट सिटी क्या है, पहले जान लेते हैं। मैं भी जान लेती हूँ, बताइए जपेंद्र जी। बारी बोलेगा, अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, सब कुछ सुन पाएंगे, ऐसे में सबकी बात स्पष्ट होगी। ठीक है, बोलिए। कम से कम जब हम चर्चा के लिए बैठे हैं तो हम ये जरूर है कि पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हो। बिल्कुल बोलिए। देखिए, आज यूरोप के अंदर भी बहुत से ऐसे हेरिटेज टाउन्स हैं जो अपनी पुरानी सभ्यता, पुराने स्ट्रक्चर के साथ, पुराने फसाडीज के साथ वो आज हेरिटेज टाउन का अपना जो स्टेटस है वो उनका कंटिन्यू है। स्मार्ट सिटी का मतलब केवल ये होता है कि अब मान लीजिए कहीं अगर कोई नई टाउनशिप बनती है, उस नई टाउनशिप को तो उसी ढंग से, जैसे आज से पहले सीवर सिस्टम नहीं होता था, आज सीवर सिस्टम है। स्मार्ट सिटी का सीधा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितनी भी सर्विसेज होती हैं, चाहे वो बिजली की लाइनें हैं, वो खंभों में से तारे बाहर जाती हुई ना हो, वो सब अंडरग्राउंड हो जाए, सीवरेज अंडरग्राउंड हो जाए, ड्रेनेज अंडरग्राउंड हो जाए। तो कोई भी ऐसी सर्विसेज जो जरूरी है शहर के वासियों की जरूरत के लिए, वो सब अंडरग्राउंड चली जाए। बाहर से शहर की खूबसूरती को वो खराब ना करें और बाहर से उस शहर को जितनी खूबसूरती से बनाया जा सकता हो उतनी खूबसूरती से बनाया जाए। ठीक है। अब समस्या यहाँ आती है कि जब स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया और देहरादून का नाम भी उस स्मार्ट सिटी के उसमें आया, लिस्ट में आया कि देहरादून को भी स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाना चाहिए, तो ये 200 साल पुराना शहर है। जो शहर की नई आबादी के एरिया, राजधानी 2020 में स्टेट बनी, स्टेट बनने के बाद राजधानी बनी, राजधानी बनने के बाद जो नए रेजिडेंशियल एरियाज डेवलप हुए तो उसमें प्रॉपर सीवरेज, ड्रेनेज, लाइटिंग, मतलब उसमें वो बिखराव नहीं था। लेकिन जो शहर का अंदर का एरिया है वो बहुत कंजस्टेड है और वो 150-200 साल पुराना है। कहीं तारों के जाल बिछड़े हुए हैं, घर जा रहे हैं, दुकानें जा रही हैं तो उनके आसपास बिजली की तारें फैली हुई हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि किसी को करंट लग गया, किसी का निर्माण कार्य चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस बिखरी हुई चीजों को लाइन अप करने के लिए, डिपार्टमेंट का सामंजस्य बिठाने के लिए निश्चित तौर पर सरकार को कड़े उपाय भी करने पड़ रहे हैं और विभागों का आपसी सामंजस्य बिठाने के लिए भी सरकार अग्रसर है। ठीक है, इन चीजों में समय लगता है, शहर का अंदरूनी हिस्सा है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। जपेंद्र जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जपेंद्र जी मैंने खूब वक्त दिया आपको।
हमारी बात खत्म होने वाली है। अच्छा ठीक है, हाँ, हम जल्दी इतना से। यकीन से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत सरकार की साफ है। सरकार अच्छी नीयत से ये सब काम कर रही है और ठीक है, समय लग रहा है, हम ये मानते हैं कि इसमें थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी देहरादून का स्वरूप अंदरूनी शहर का और बाहरी शहर का आपको स्मार्ट सिटी के तौर पर बहुत अच्छा बेहतर नजर आएगा। अब आप दिल्ली में देखिए, राजू जी बैठे हुए, दिल्ली में इन्होंने चांदनी चौक को नहीं चमकाया, तो इनका भी समय लगा। जो 1 साल का प्रोजेक्ट था, हम तो उदाहरण के साथ कहते हैं ना, जो चीज अप्रिशिएट करने लायक है उसे अप्रिशिएट किया जाएगा। दिल्ली के अंदर वो चांदनी चौक वाला एरिया कोई सोच ही नहीं सकता था उस एरिया को स्मार्ट एरिया के तरफ, उस हब के, एक टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा, लेकिन सरकार ने कर दिखाया ना। समय लगा, हो सकता है 2 साल के 4 साल लगे, लेकिन लगा। इसी तरह देहरादून का अंदरूनी एरिया और बाहरी एरिया, आपको ठीक है विलंब हो रहा है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन सरकार की नीयत साफ है, सरकार की मंशा साफ है, सरकार लेकिन जपेंद्र जी, सरकार की नीयत साफ है कि नहीं, ये तो मुझे लगता है दूसरे बताते हैं ना। अपनी नीयत के बारे में हम खुद कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारी नीयत साफ है? ये तो जिसके प्रति हम काम कर रहे हैं, जो जनता है, ये बताएंगे ना कि किसकी नीयत साफ है और किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, और जपेंद्र जी, अभी आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा विलंब हो रहा है, इसको थोड़ा विलंब कहेंगे आप? नहीं, देखिए, वो तो हमने स्वीकार करा ना ईमानदारी। जब राजू जी की दिल्ली में नीयत साफ थी तो इन्होंने चांदनी चौक का एरिया बना दिया, लेकिन उससे पहले इनकी नीयत को साफ विपक्ष नहीं कहता था नीयत साफ नहीं। और आप कह रहे हैं कि सारे विभागों में सामंजस्य बिठाना कठिन है। देखिए, आपने ही बताया था ना, आपने जब 3 सालों की घोषणा की थी कि हम 3 सालों में इसको बता देंगे, तो उस वक्त भी तो आपने अनुमान लगाया होगा ना, आकलन किया होगा ना। तो उस आकलन में फिर अभी ऐसे तो फिर आप कुछ भी कह दीजिए, उसके बाद कह दीजिए कि हमारा आकलन गलत हो गया, ये कहने से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। और रही बात, आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी की आपने हम सबको डेफिनेशन बताई ना कि स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सारे स्मार्ट सिटी का मतलब अच्छी सड़कें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, आम अगर भाषा में हम कहें तो यही होता है। लेकिन उसको आपने आकलन करने के बाद ही समय सीमा बताई थी अपने घोषणा में, तो फिर वक्त क्यों? और विभागों में भी तो आप ही का बोलबाला है ना, विभाग कौन सा किसी और के अंडर में है? क्यों नहीं जल्दी से आप उसको ठीक कराते हैं? सीवर लाइन अलग डालेंगे, बिजली की लाइन अलग डालेंगे, गैस की लाइन अलग डालेंगे, तो कितने बार एक सड़क को बनाएंगे बताइए? इसमें किसका पैसा खर्च करेंगे? ये तो हमने कहा ना, माना ना कि थोड़ा सा जो सामंजस्य, इसको थोड़ा विलंब नहीं कहेंगे ना, इसको थोड़ा विलंब नहीं कहेंगे। कभी अधिकारी की ट्रांसफर हो जाती है, कभी अधिकारी लॉन्ग लीव पे चला जाता है, कभी कुछ और उसकी कोई समस्या है, तो डेफिनेटली उन चीजों को सरकार लाइन अप कर रही है। विभागों का सामंजस्य बहुत जरूरी है, और इस शहर में, ये प्रदेश के अंदर पहली बार काम हो रहा है, तो डेफिनेटली विभागों का जो एक ट्रेनिंग प्रोसेस है या उनकी वर्किंग शेड्यूल को थोड़ा फास्ट ट्रैक पे लाना, ये एक सरकार के लिए चैलेंज है, और सरकार ने उस चैलेंज को स्वीकार और करके दिखाई, उसमें कोई दो राय नहीं। करके दिखाएगी, खैर कहा तो है, लेकिन कब करके दिखाएगी? बड़ा सवाल तो यही है ना कि भाई स्मार्ट सिटी पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है, हम कैसे मान ले? आपने कहा था 3 साल में कर देंगे, 5 साल हो गए, नहीं हो पाया, आगे हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? आप कह रहे हैं आपकी नीयत साफ है। जी बिल्कुल, मानना ऐसे पड़ेगा। जब राजू जी ने दिल्ली का चांदनी चौक का काम शुरू करा तो उन्होंने 2 साल मांगे थे, लेकिन वो 4-4.5 साल में पूरा हुआ। अच्छा, तो अब आम आदमी पार्टी की राह पर बीजेपी चलेगी? अब आम आदमी पार्टी की राह पर आप चलना शुरू कर देंगे ना? मतलब वक्त पड़े तो आदमी से क्या ना कराया जा सकता है, मतलब आम आदमी पार्टी की राह पर अब बीजेपी चलेगी? जो चीज अच्छी है उसे अच्छा कहा जाएगा, जो चीज बुरी है उसे बुरा कहा जाएगा, पर ये दो उदाहरण नहीं दिए जाएंगे ना कि आप करें तो अच्छा, हम करें तो बुरा। नहीं, हम तो दिल्ली की बात ही नहीं कर रहे, हम तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं ना जपेंद्र जी, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। कल आप आज ना सही, आज इसे आप विषय बना सकते हैं, लेकिन कल आप भी अप्रिशिएट करेंगे, कल आम आदमी पार्टी भी अप्रिशिएट करेगी, कल कांग्रेस भी अप्रिशिएट करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो बीड़ा उठाया है अपने उस किए हुए वादे पर खरा उतरे। ठीक है। अभी हमारे साथ में राजकुमार जायसवाल जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। हम स्मार्ट सिटी को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए समय सीमा 3 साल बताई गई थी, लेकिन अब तक निर्माण जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। एक ही सड़क में गैस लाइन के लिए अलग से उस पर काम शुरू हो जाता है, जब वाटर पाइपलाइन पड़ती है तब दोबारा से उसको खोद दिया जाता है, और उसी के बाद जब आपको बिजली के तारों की लाइन डालनी होती है तब अलग से। यानी एक ही सड़क को आप 4 बार खोद कर बनाते रहिए, जनता का पैसा बर्बाद करते रहिए और समय भी बर्बाद करते रहिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? स्मार्ट सिटी किस तरह से नजर आ रहा है आपको देहरादून में? ये स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी लेकर आए थे, निश्चित रूप से शहरों को सुविधाएं देने का एक सोच के काम का था, एक बड़े विजन के साथ लाए, मगर यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के जिलाधिकारियों ने, स्मार्ट सिटी के चेयरमैन ने इतना भ्रष्टाचार किया
इस शहर को स्मार्ट सिटी का क्रूप बना दिया है। आज आप देखिए, किसी भी आप बच्चे से पूछिए, व्यापारी से पूछिए, किसी भी नागरिक से पूछिए कि देहरादून क्या स्मार्ट सिटी है, तो वो कहेगा जो हमारा पहले देहरादून था वो हमें दे दीजिए, इससे क्रूप शहर हमने कभी पहले नहीं देखा। आज ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है कि हम जो स्थान है यहाँ पे 40-50 साल से देहरादून में रह रहे हैं, अपने घरों से निकलते हुए हम 2 व्हीलर सोचते हैं कि किस रूट से हम लोग जाएं जिससे हम आसानी से पहुंच जाए। हॉस्पिटल जाना होता तो 2-2 घंटे में जाम में फंसना पड़ता है, स्कूल के लिए पहले निकलना पड़ता है। और आपने गैस पाइपलाइन की बात करी है, गैस पाइपलाइन का सिकुगा अभी 5 साल तक इनसे नहीं होने वाला है। आप देखिए, कोरोना काल में इन लोगों ने खूब समय मिला, इनको पूरे बाजार बंद थे, उसके बावजूद वहां पे टाइल्स जो बनाई गई उसमें भ्रष्टाचार का खूब खेल हुआ। स्मार्ट सिटी के जो इनके चेयरमैन थे आशीष श्रीवास्तव जी ने खूब भ्रष्टाचार खेला, जिसको जो मर्जी तो ठेका दिया अपनी चाहतों को, और उन लोगों ने समय पे काम पूरा नहीं किया, जिसके कारण हजारों की संख्या में वहां पे व्यापारियों को वहां पे उत्पीड़न झेलना पड़ा। सड़कों के आगे कीचड़ रहा, लोग वहां पे गिरकर एक्सीडेंट हुए, उनकी चोट लगी। ये स्मार्ट सिटी है हमारा। जिनकी एक बार टांग टूटी है, जीवन भर के लिए उनके शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसके कारण होगी, और जिसके कारण जिनका इस समय जो पीक काम था, जिसमें कोरोना काल में हम लोग पहले डाउन थे, दुकानें बंद थी, खुलने के बाद लगातार आप कीचड़ से आपने पूरा हमारा जो देहरादून की पहचान थी पलटन बाजार, उसको क्रू बनाने का काम किया। आप एक काम बता दीजिए कि स्मार्ट सिटी के नाम पे केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड के सीएम ने, यहाँ के चेयरमैन ने कि हमको ये सुविधाएं दी हैं, इनको अगर नंबर दिए जाए तो 0 में 0। सबसे ज्यादा अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो आशीष श्रीवास्तव, जो इसके चेयरमैन थे और डीएम जिलाधिकारी थे, खूब भ्रष्टाचार उन्होंने खेला। उस चीज के हमारे पास सबूत हैं। राजकुमार जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या कहना सुनाते हैं? पूरे होंगे नहीं, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार गिराने की साजिश की जा रही है, और वो साफ साफ दर्शाता है कि भाजपा बिल्कुल सत्ता की भूखी है। 5वां दिन है आज राहुल गांधी को ईडी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो बुलाया है। ये 500 दिन भी बुलाएंगे तो सत्याग्रही जो है उस डीएनए का बना हुआ है, सत्यमेव जयते की उस धारणा का बना हुआ है, जो धारणा जो है जिसका डीएनए देश की आज़ादी का है, जिसका डीएनए जो है आतंकवाद के खिलाफ सीना तान करके खड़ा होने का है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का डीएनए है, कोई कांग्रेस का डीएनए है। तो हमारे जो नेता हैं वो सत्यमेव जयते के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो अभी तो 5 दिन है, 500 दिन बुलाएंगे। सत्याग्रह भी जारी है जी, ये 5 दिन नहीं है, 500 दिन बुलाया, हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। सत्याग्रह कभी हारता नहीं, सत्याग्रही कभी हारता नहीं है, सत्यमेव जयते। मुख्यमंत्री हरीश रावत को आप सुन रहे थे, जहां पर महाराष्ट्र में बढ़ी राजनीतिक हलचल को लेकर बड़ी बातें उन्होंने कही और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला भी बोला है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए देवभूमि के दंगल में रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही, सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि निरीक्षण पूरा लेकिन काम अभी भी अधूरा, और कई खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। वापस अपनी चर्चा पर चलते हैं। जायसवाल जी, अभी आपने भी यही कहा कि काम के नाम पर अगर आप इनको मार्क्स देंगे तो 0 देंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी जो है वो अभी पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है। जपेंद्र जी, आप बताइए। देखिए, आपने सुन लिया यहाँ पर सभी प्रवक्ताओं को, सभी राजनीतिक प्रवक्ता हैं और सभी यही कह रहे हैं कि देखिए आपके जो प्लान का नक्शा था वो ही अभी तक ठीक से तैयार नहीं है, तो प्लान आखिर कैसे आगे बढ़ पाएगा। स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्टली वर्क करना बहुत जरूरी है, इस बात को तो आप भी मानेंगे ना। फिर क्यों आखिर विभागों में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे अब तक आप लोग? अब अगर इस बात का इंतजार करते रहेंगे, इस तरह के एक्सक्यूजेस आप लोग देते रहेंगे कि एक अधिकारी चला गया, फिर दूसरा आया, फिर वो समझेगा, फिर तीसरा आएगा, तो ऐसे किस तरह से काम होगा? कुछ नया एक स्मार्ट पैटर्न बनाइए ना, जिस पर चलकर आप काम कीजिए। देखिए, ना तो हम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और ना हम अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा कि कोई भी स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट इस तरह से उसे अमली जामा पहनाया जाता है, और उसके बाद जब किसी पुराने शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, आज पुराना शहर क्या नहीं चाहता कि वहाँ सीवर लाइन हो, वहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम हो, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, वायरिंग पूरी इस तरह से जो अनमैनेजेबल ना हो। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, उसमें विलंब हो रहा है, इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम बिल्कुल जपेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने जो भी बात कही ना कि हम कौन नहीं चाहता, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि हर कोई चाहता है, और आप ये बात कह भी रहे हैं। लेकिन सवाल आज यही है ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात नहीं कर रहे, बात तो आप कर ही चुके हैं, आपने काम भी शुरू कर दिया। लेकिन इस एक ही काम को 4 बार करने का क्या मतलब है? मैं कह रही हूँ ना कि स्मार्ट सिटी का मतलब स्मार्टली काम करिए ना। आपको भी पता है कि वहां पर सीवर लाइन भी जाएगी, गैस लाइन भी जाएगी, बिजली के तार भी जाएंगे, तो ये बात क्या नई थोड़ी ना है अब आपके लिए। आप हर जगह पर इसी प्लान के साथ काम क्यों नहीं करते? क्योंकि न जाने कितनी बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि एक ही सड़क को 3-3 बार खोदकर बनाया गया है। मुझे लगता है कि इसमें टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो रहे हैं। देखिए, अब जो कोरोना के बाद जिस तरह से काम स्पीड में आया है, तो निश्चित तौर पर ये सरकार की नजर में था, जो सामंजस्य बिठाने के लिए अलग से रणनीति के तहत पूरी तरह से जोर शोर से काम हुआ है। विभागों में सामंजस्य भी बना है, लेकिन हाँ ठीक है, देहरादून शहर की जनता को जो विलंब की वजह से तकलीफ हो रही है, उसे भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों महसूस करते हैं, और उसके महसूस ही नहीं करते हैं, उसके उपाय भी कर रहे हैं, और उस काम की तीव्रता की ओर भी पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। खुद टाइम टू टाइम इसकी रिपोर्टिंग खुद माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए कि जनता की तकलीफों का भी हमें एहसास है, और उन तकलीफों को जल्द से जल्द दूर करने की दिशा में शहर को पूर्ण रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करके शहर की जनता को सौंपने की दिशा में भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार अपना काम कर रही है। हाँ, विलंब के लिए हम एक बार फिर थोड़ा चाहे माफी मांगेंगे कि विलंब हो रहा है, उस जो खेद है वो बिल्कुल सामने है, और निश्चित तौर पर उस पर सुधार, जनता की आशाओं के अनुरूप सुधार उससे आगे बढ़कर किया जाए। ठीक है। राजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ राजू जी, जपेंद्र जी तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, देरी हो रही है, हम माफी मांग लेते हैं उसके लिए। क्या सिर्फ देरी ही यहाँ पर है जो गलती के तौर पर सामने आ रही है सरकार की, या और भी कमियां कहीं ना कहीं आपको नजर आती हैं? देखिए, जपेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सुलझे हुए लोग बहुत कम है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अगर इनके जगह कोई और प्रवक्ता होता तो वो इस बात पर अड़ जाता कि नहीं, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और बहुत ही सही टाइम फ्रेम में काम हो रहा है। ठीक है, यानी आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधने आई है। नहीं, मैं क्योंकि वो भी अभी आज आपके कामों की तारीफ कर रहे हैं, और आज आप भी जपेंद्र जी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मैं जपेंद्र जी की व्यक्तिगत तौर पर तारीफ कर रहा हूँ कि भाई वो एक सुलझे हुए व्यक्ति है, वो मान रहे हैं कि सरकार देरी कर रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जपेंद्र जी के माध्यम से। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया था 2007-8 में, आज 15 वर्ष हो गए। मैं सुझाव दे रहा हूं, क्योंकि मैं ज्यादा क्रिटिसाइज करने से ज्यादा सुझाव देने में विश्वास रखता हूं। सरकार को
अगर स्मार्ट सिटी बनानी है तो उसको चरण तय करने होंगे कि भाई प्रथम चरण में हम इस एरिया को, इस क्षेत्र को पूरा करेंगे। अगर आप पूरा का पूरा शहर एक साथ काम करना चाहेंगे, एक साथ पूरा शहर खोद देंगे, तो निश्चित रूप से ये पूरी तरीके से अव्यवस्थित रूप से काम हो रहा है। अगर सपोज ये एक एक एरिया ले लें और उस एरिया पे सारे काम करके उस एरिया को पूरा स्मार्ट कर दिया जाए, वहां पर सीवर लाइन, सीवरेज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी के पाइप, सब चीजें जो है अंडरग्राउंड हो जाए, अच्छी सड़कें, अच्छे पार्क। मैं आपको बताता हूँ, बड़े दुख की बात है, मैं बालावाला की बात कर रहा हूँ। बालावाला में भी 4 बार सड़क खोदी जा चुकी है, नई सड़क। हमें दुख लगता है कि सरकार इस तरीके से जनता के पैसे को अपव्यय कर रही है। बालावाला क्षेत्र के अंदर बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क नहीं है। स्मार्ट सिटी के अंदर ये कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो भी एरिया है जहाँ प्लॉटिंग हो रही है, जहाँ जगह जगह प्लॉटिंग्स करके वहां पर जो है रेजिडेंशियल एरिया डेवलप किए जा रहे हैं, तो क्या उन क्षेत्रों में पार्क की व्यवस्था की जाए। मैं उत्तर प्रदेश के समय की बात याद दिलाना चाहूंगा, चाहे आवास विकास हो, चाहे एमडीडीए हो। ये जब कॉलोनीज बनाते थे, जब भी कोई डेवलपमेंट करते थे, तो निश्चित रूप से पहले वहां पार्क छुड़वाते थे कि बच्चों के खेलने के लिए पार्क जरूरी होना चाहिए। लेकिन देहरादून के अंदर उस जमाने के आवास विकास और उस जमाने के एमडीडीए, उसको छोड़ करके उत्तराखंड बनने के बाद अगर इन्होंने कोई एक भी पार्क का निर्माण कराया हो, तो मैं मानूंगा कि हाँ, आप स्मार्ट सिटी बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। केवल और केवल इस खूबसूरत देहरादून को खुर्द-बुर्द करके इसकी खूबसूरती को बिगाड़ने का काम किया गया है। मैं तो सिर्फ सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार, चाहे वो राजपुर रोड को ले ले, जाखन एरिया को ले ले, बालावाला को ले ले, चुक्कू मोहल्ले को ले ले, मछली बाजार को ले ले, उस पूरे एरिया को देखे, समझे। मैं मानता हूं इस बात को कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत टिपिकल है, पुराने बसे हुए हैं, लेकिन वहां किस तरीके से, क्योंकि वहां गलियों के अंदर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जो मुख्य सड़कें उस क्षेत्र को जोड़ती हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो पुराने क्षेत्र है वहां लगभग सब जगह सीवर लाइन भी है, तो वहां पे सीवरेज वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। लेकिन कम से कम एक सिस्टम बना करके, जैसा कि आपने भी कहा कि भाई अगर स्मार्ट ढंग से हम काम करेंगे तभी स्मार्ट सिटी बन पाएगी। नहीं तो कहीं ना कहीं सरकार की चाहे कुछ मंशा हो, लेकिन अधिकारियों की कुछ मंशा हो, लेकिन इसके पीछे, इसके बीच में भ्रष्टाचारी अपने स्वार्थ को साधने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसको भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं सबके पीछे भ्रष्टाचारियों का भी हाथ है, क्योंकि बार बार अगर वही चीजें होती हैं, जनता का पैसा आप बर्बाद करें, इस पर भी सोचना होगा। कमल कांत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर सिर्फ सड़कों की ही बात नहीं है, जैसा कि अभी राजू जी भी कह रहे हैं कि पार्क के नाम पर बच्चों के खेलने कूदने के लिए कोई भी व्यवस्था जो है इस तरह की नहीं हो रही है। एक स्मार्ट सिटी का अभी डेफिनेशन तो जपेंद्र जी ने बताने शुरू कर दी कि भाई ऐसा ऐसा होता है, लेकिन स्मार्ट सिटी में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो होना जरूरी होता है। क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से स्मार्ट सिटी जिसकी बात ये कर रहे थे उस तरह से डेवलप हो रहा है देहरादून? देखिए, देहरादून को डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर राज्य की राजधानी गैरसैंण होती, सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि अगर राजधानी गैरसैंण होती तो इतनी आबादी यहाँ नहीं बढ़ती। नेचुरल बात है कि पब्लिक वहीं रहती। एक एस्टैब्लिशमेंट राज्य की परिकल्पना के अनुसार राज्य काम नहीं किया, और ये बिल्कुल गलत सलत ढंग से कहा गया। जहाँ तक अभी बीजेपी की जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि बिजली की, पानी की, ये तो बेसिक चीजें हैं, सभी जगह आ रही है। कौन सी जगह नहीं आ रही? नदी खाली में भी आ रही है। रहा जो ये अभी कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी, एक इनके नेता बोल रहे थे एक दिन कि जितनी बात क्या कहते सड़क खुदेगी उतना काम आएगा। तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक कमाने का सोट का है। उन्होंने कई बोला कि एक बार की जितनी बार सड़कें खोदेंगी उतना बार काम मिलेगा। तो जब ठेकेदारों को काम मिलेगा, मंत्रियों को मिलेगा, उनके मजे रहेंगे, तो उनके अपने फायदे के लिए तो वो बार बार खोदेंगे ही स्मार्ट सिटी के नाम पर। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई स्मार्ट सिटी की जरूरत होती। रहा सड़कों की व्यवस्था के लिए थोड़ा सा चौड़ीकरण बहुत जरूरी था। आप बताइए कि हमें सरकार बताए कि क्या है राज्य के लिए जो आप दृढ़ संकल्प रख रहे हैं। कोई अंडरग्राउंड शिविर की, तो अंडरग्राउंड तो शिविर हमेशा हर जगह है, पूरे भारत में चल रहा है। ऐसा कौन सा वो चल रहा है? आप बिजली के लिए, अभी भारत में सब जगह बिजली के लिए अंडरग्राउंड का नहीं हुआ।
क्या भविष्य में बनाएंगे और अन्य क्या व्यवस्था है आपकी, ये सब बेसिक चीजें हैं। बाकी रहा चौड़ीकरण के लिए सरकार ने इतने समय तक बार बार खोद का कभी इसको काट दिया कभी उसको काट दिया, खाली टाइम पास के लिए, सिर्फ पैसों के खराब करने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। और इतने साल हो गए, लगाइए सड़कें ऐसी खराब हो रखी हैं, चाहे आप मेयर साहब बोल रहे हैं कि साफ सफाई का क्या, आप बताइए साफ सफाई क्या हो रही है? जब बारिश होती है तब सारी पोल खुल जाती है, क्या कहते हैं, गड्ढे भर जाते हैं, तमाम वो भर जाते हैं। तो जब मतलब सबसे बड़े स्पष्टीकरण नहीं है इनका कि स्मार्ट सिटी कैसे बनाते हैं। और पहले बात स्मार्ट सिटी नहीं हो सकता, ये हेरिटेज सिटी है, इसकी वैल्यू रहने दो, इसको ज्यादा छेड़छाड़ ना किया जाए। अगर करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, भविष्य में भी नुकसान होगी। बाकी सरकार की मर्जी है, सरकार वही करेगी अपनी मर्जी से। ठीक है राजकुमार जी, आपने सुना अभी यहाँ पर बाकी के पार्टियों के प्रवक्ता यही कह रहे हैं, जैसा कि अभी आप भी मुख्य विपक्षी हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि भाई काम के नाम पर जीरो है, क्योंकि कई जगहों पर काम शुरू भी नहीं हो सका है। जपेंद्र जी भी इस पर भी हम आपसे जवाब लेंगे। चक्राता रोड की बात यहाँ पर करी गई थी, वो तो वहां पर तो काम ही नहीं शुरू हुआ, और आप कह रहे हैं कि विलंब, तो ये थोड़ा विलंब वाली जो बात है ये यहाँ पर कैसे फिट बैठ पा रही है? खैर, उससे पहले राजकुमार जी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि निरीक्षण पूरा होता चला जा रहा है, काम अधूरा ही है? तो भ्रष्टाचार वाली बात जो उठा रहे थे, क्या कहीं उसका भी तो यहाँ पर बीच में वो नहीं है, इसी के चलते ठीक तरह से काम नहीं बढ़ पा रहा है? भ्रष्टाचार नजर आ रहा है आपको भी? आप ये देखिए, जब स्मार्ट सिटी योजना आई तो बहुत अच्छी योजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करी, मगर यहाँ प्रदेश में आते ही प्रदेश की मुखिया, जिले की मुखिया, इन सब लोगों को लगा कि एक कमाने की योजना आ गई है, और सब लोगों ने अपने अपने ठेकेदार सेट कर दिए। जहां जहां ठेकेदारों को काम मिल सकता दिया उन्होंने, जहां पे इनको कमीशन नहीं मिलनी थी वहां काम नहीं दिया। इस कारण ये योजना लेट हुई है। आप इस शहर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, 3.5 साल में आपने शहर को कबाड़ बना के रख दिया है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। आपको स्मार्ट सिटी के लिए अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी सड़कें नहीं दी है। आपको सेफ पैदल चलने वाले अलग से रास्ता देना चाहिए, वो यहाँ व्यवस्था नहीं हुई है। आप देखिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। आज लगातार बिजली की सबसे अधिक कटौती इन 2 सालों में सबसे अधिक इस वर्ष देखी जा रही है। पानी की व्यवस्था, लोगों घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, ये स्मार्ट सिटी है। स्वास्थ्य की स्थिति आप लगातार आप देख रहे हैं कि देहरादून में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, कि डॉक्टर नहीं है हमारे यहाँ। दून हॉस्पिटल, कॉर्पोरेशन, जितने भी जहाँ भी गरीबों का मुफ्त इलाज हो सकता है, जहाँ उनको जनता का अधिक लाभ मिल सकता है, यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। आप भी देखिए, आप गैस की बात छोड़िए, गैस को घर तक पहुंचाना शायद सबसे लास्ट में हो पाएगा, पर सब जगह नहीं हो पाएगा। पहली बात तो स्मार्ट सिटी की जो इनकी योजना है वो बहुत गलत है। इन्होंने स्मार्ट मोहल्ला नाम देना चाहिए था। सिटी हमारा देहरादून कम से कम 20 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। जो स्मार्ट सिटी की जो इनकी योजना है वो सिर्फ 5 से लेकर 10 किलोमीटर के दायरे में सीमित कर दी है। क्या हमारा शहर ये 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाला है? आप सीवर की बात करते हैं, माननीय यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है गणेश जोशी जी, उनके मोहल्ले में आज तक सीवर नहीं पहुंचा। कल मैं सर्वे करने गया था, मार्च में सारी सड़कें बनी नासकिला रोड की और दूसरे इलाकों की, अप्रैल में आपने सारी सड़कें खोद दी। भाई किसको काम देना था, किसको फायदा पहुंचाना था? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको रोजगार इसी माध्यम से दिया जाएगा? ये सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल है। हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं। आप देखिए, पलटन बाजार में जो टाइल्स लगाई गई, तो पहले उसमें सड़क में उसको कंक्रीट करने का प्रोग्राम था, बाद में उसको टाइल्स में चेंज किया गया और टाइल्स लगाते लगाते टूट गई। जब वहां पे 2 व्हीलर चलने लगे जिस दिन, उस दिन उनके सब जगह गड्ढे बनते चले गए। क्या स्मार्ट बना रहे हैं? अपने आप को अधिकारियों ने, नेताओं ने स्मार्ट बनाना है, अपना घर भर रहे हैं देहरादून को क्रूप करके। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो इनकी मंशा थी आज उस परिपूर्ण होती आ रही है, और जिसका भुगतान उत्तराखंड की जनता कर रही है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, उनकी सरकार है, मगर जनता इसको लगातार देख रही है कि कोरोना काल में आपको उपयुक्त टाइम मिला। आप ये नहीं बोल सकते कि टाइम नहीं था, मगर आपकी मंशा नहीं थी, आपको कहीं ना कहीं कमीशन नहीं मिल रही थी। आपका जो चेयरमैन था स्मार्ट सिटी का, वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। आपके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात नहीं सुनता था। वो कहता था मैं पैसे देके आया हूँ, पैसे कमाऊंगा यहाँ पर, मैं इसलिए आया हूँ। आप सीधा अमित शाह के माध्यम से अपॉइंटमेंट यहाँ पे होंगे तो इसी तरह मुख्यमंत्री लाचार रहेगा कि अधिकारियों में नकेल नहीं कस पाएगा, और उसका भुगतान उत्तराखंड की जनता को, देहरादून की जनता को इन भ्रष्टाचारियों के माध्यम से भुगतने के लिए तैयार रहना है, और लगातार भुगत रही है। ठीक है,
ठीक है, यानी जनता जो है वो भुगत रही है और जनता के ही पैसे बर्बाद हो रहे हैं। जपेंद्र जी बताइए आप, देखिए हर व्यक्ति यही कह रहा है कि स्मार्ट सिटी की आपने जो डेफिनेशन बताई है, तो सड़कों की बात खैर आज हम करने लगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें काम नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार तक की बात विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता कर रहे हैं। आपको भी नजर आता है कि कहीं पर इस तरह की भी कमियां रह जा रही हैं? क्योंकि सरकार का काम होता है योजनाओं को बनाना। आपने स्मार्ट सिटी की बात कर दी, लेकिन आपके जो अधिकारी हैं, विभागों के जो अधिकारी हैं, वो ही इस योजना को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन पर आप नजर बनाए भी हैं या फिर विभागों के सामंजस्य में बिजी हैं और भ्रष्टाचार होता जा रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार की बात करना बहुत आसान है, लेकिन भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए केंद्र की और राज्य की सरकार वचनबद्ध है। केंद्र और राज्य का जो सामंजस्य है और उसमें विशेष रूप से डेवलपमेंट के कार्यों को लेकर, जहां जनता के हक का पैसा, जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई जहां लगती है, निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए कि राज्य सरकार बहुत सख्त है। युवा मुख्यमंत्री धामी जी ने पहले ही हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने के लिए। खुलेआम लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया है, मंत्रियों ने करा है, पूरी सरकार ने करा है। जो पीछे हुआ उसे भी कोई बख्शा नहीं जाएगा। अगर पिछली सब जगह सब चीजें पूरी तरह से लाइन अप की जा रही हैं, पुरानी सभी फाइलें खोल के चेक की जा रही है, सभी कार्यों की समीक्षा समय समय पर की जाती है, आने वाले कार्यों की भी और जो पीछे कार्य हो चुके हैं उनकी भी। और यकीन मानिए कि अगर कालांतर में भी किसी ने भ्रष्टाचार करा है और उसके भ्रष्टाचार के कारनामों पर अगर वो ये सोचे कि मैं बच जाऊंगा, तो कोई नहीं बचने वाला। और रही भविष्य की बात, तो आज भारतीय जनता पार्टी में एक युवा मुख्यमंत्री की, एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री की एक ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचार को लेके वचनबद्ध है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारी उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नहीं किए जाएंगे का मतलब है कि नहीं किए जाएंगे। तो आप यकीन मानिए, ठीक है, काम में विलंब हो रहा है, वो हमने पहले स्वीकार कर लिया। विलंब होना एक अलग चीज है, लेकिन साफ नियत के साथ और भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसते हुए काम को आगे बढ़ाना, ये वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवा मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और इसके सुखद परिणाम आने वाले समय में पूरे प्रदेशवासियों के सामने। ठीक है, खैर हम उस वक्त का इंतजार करें, क्योंकि आप कह रहे हैं थोड़ा विलंब हो रहा है। हम थोड़ा और विलंब करने को तैयार है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि भाई आखिरकार इस लंबे विलंब के बाद में कम से कम देहरादून सो कॉल्ड जो आप कह रहे हैं स्मार्ट सिटी जरूर बन जाए। राजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजू जी, मैं एक सवाल भी आपसे करती हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिए और अपनी बात भी उसमें जोड़िएगा। देखिए, अभी यहाँ पर लगातार ये हो रहा है ना कि हम कोशिश कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार है उस पर भी लगाम लगाने की बात हो रही है, लेकिन अभी भ्रष्टाचार की बात जपेंद्र जी कर रहे थे। भ्रष्टाचार होता है, उसके बाद जांच कमेटियां जो बनाई जाती हैं, घोटाले होते हैं, अगर वो अपने ही भ्रष्टाचार करने वाले होंगे और अपने ही जांच करने वाले होंगे तो सच कैसे उजागर होगा? इस पर जनता विश्वास कैसे कर ले? राजू जी, आपको भी लगता है, क्योंकि इसके पहले सहकारी घोटाला भी हुआ था, उसमें जांच कमेटी में उन्हीं लोगों को जांच सौंप दी गई जो घोटाले में बताया जा रहा था कि शामिल थे। तो ऐसे में सच कैसे उजागर हो पाएगा, कहीं भी किसी भी विभाग का हो वो? भ्रष्टाचार की जननी है भाजपा, और क्यों जननी है मैं बताता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी में जो विजय भोगड़ा है, उन पर आरोप लगा आपदा घोटाले का। जो सतपाल महाराज उनके यहाँ मंत्री हैं, उन पर आरोप लगा नर्सरी घोटाले का। जो उनके यहाँ तत्कालीन मंत्री रहे हरक सिंह रावत जी, उन पर आरोप है बीज घोटाले का। और ये सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए थे जब ये सभी नेता कांग्रेस में थे। तो क्या अगर भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो जो इनके द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, घोटाले हैं, क्या उन पर जनता को इनको स्पष्ट नहीं करना चाहिए कि उन घोटालों का क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई इन लोगों के ऊपर? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मियावाला का फ्लाईओवर, मैं बार बार कई डिबेट्स में इस बात को बोल चुका हूं। वो फ्लाईओवर कभी भी गिर सकता है। आप जाइए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर देखें उस फ्लाईओवर की क्या स्थिति है। उसकी सारी दीवारें, उस पर जब से फ्लाईओवर बना है तब से ट्रीटमेंट चल रहा है। वो फूल करके, फ्लाईओवर ऐसे होता है, वो फूल करके ऐसे हो गया है। आप देखिए, उसका भ्रष्टाचार सामने है, सब देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्योंकि करप्शन है, कहीं ना कहीं ऊपर तक पैसा गया हुआ है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस भ्रष्टाचार पर कोई नहीं बोल रहा है।
एक और उदाहरण दूंगा मैं। नहीं, लेकिन विपक्षी इन सारी चीजों को उठाकर बड़े जोर शोर के साथ इनके सामने क्यों नहीं रखते? क्योंकि विपक्षियों का काम है कि अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो सरकार तक पहुंचाएं, ताकि उस पर फिर काम होगा। हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया, हमने मुख्यमंत्री का आवास घेराव किया इस विषय पर। अच्छा। देवेंद्र सिंह रावत उस टाइम विधायक थे, मैं खुद डोईवाला विधानसभा से जब प्रत्याशी घोषित होने से पहले हमने उनके आवास का भी घेराव किया, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। अब आप बताइए, जो सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, ये हाल हो रखा है उत्तराखंड के अंदर। विधानसभा है हमारी रिस्पना पुल पर, उसके सामने एक बिल्डिंग बन रही थी, बहुमंजिला इमारत बन रही थी। उसमें क्योंकि विधानसभा एक सेंसिटिव जगह होती है जहां हमारे माननीय सदस्य बैठते हैं उत्तराखंड के, उस बिल्डिंग पर तो सील कर दिया गया, लेकिन ठीक विधानसभा के पीछे उससे भी कई गुना बड़ी बहुमंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई है, और वो बिल्कुल सेंसिटिव जोन के तहत नहीं बननी चाहिए। यदि वो बिल्डिंग सील हुई थी जो उससे छोटी थी, तो फिर ये बिल्डिंग सील क्यों नहीं हो रही है? क्या ये किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बिल्डिंग है, या फिर इसके पीछे भ्रष्टाचार नहीं है? यानी कि आप व्यक्ति के साथ जब तक आपकी सरकार होती है तब तक आप कहते हो कि सब पाक साफ है, जब आप विपक्ष में पहुंच जाते हो तो आप सामने वाले पे खड़ा कर देते हो, आरोप लगा देते हो, तमाम सारे लोगों पर आरोप लगा देते हो कि ये सब भ्रष्टाचारी है, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। अब हम सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, आज सरकार उसकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी हर तरीके की जांच करा सकते हैं, हर तरीके की जांच एजेंसी जिस तरीके से अन्य नेताओं पे जांच पड़ताल कर रही है, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, तो इन लोगों पे जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये जवाब मैं जरूर चाहूंगा। ठीक है, यानी कार्रवाई नहीं हो रही है। राजेंद्र जी, माफ कीजिएगा, जपेंद्र जी, आप बताइए। अभी सुना आपने, राजू जी ने बड़े आरोप आपकी पार्टी पर लगाए हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप इसके जवाब में? देखिए, राजू जी ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन राजू जी की जानकारी में ये नहीं है कि जो आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, हरक सिंह रावत जी को भारतीय जनता पार्टी ने बर्खास्त कर, मंत्री रहते बर्खास्त कर। लेकिन वो वजह क्या थी? लेकिन वो वजह क्या थी जपेंद्र जी? अगर आपने हरक सिंह रावत को बर्खास्त भी किया तो किस वजह से किया? अब ये तो मत कहिएगा कम से कम कि जो कारण आप बता रहे हैं वो तो जनता के सामने स्पष्ट है ना। बिल्कुल, उस समय भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे उनके विभाग में। हरक सिंह रावत को आपने पार्टी से क्यों निष्कासित किया? हरक सिंह रावत को क्यों निष्कासित किया गया था भ्रष्टाचार के आरोप में? मैं एक बात मैं बोलना चाहूंगा, एक मिनट आपकी। वो सारी चीजें उनकी जो उस समय मिक्सअप होती चली गई, आरोप पे लगते चले गए, आरोपों के बाद जपेंद्र जी आप अपनी बात पर फंस जाएंगे। जांच जिस तरह से डिपार्टमेंटल जांच बैठी, जांचों के बाद जिस तरह से वो प्रेशर बनाने का काम कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने जपेंद्र जी राजू जी एक बात कह रहे हैं, जपेंद्र जी राजू जी एक बात कह रहे हैं, उनको सुनते उसके बाद आपको ही सुनेंगे। हाँ, जल्दी से राजू जी। मैं जल्दी से अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारी सरकार पंजाब में हमारे एक मंत्री का पता लगा कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, हमें पता था सिर्फ मुख्यमंत्री को पता था, हमने उठा के जेल में डाल दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जब उनको पता लगा कि उनका मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है या भ्रष्ट है, तो उसको उठा के जेल में नहीं डालना चाहिए था? बर्खास्त करना कहाँ इलाज है? अगर हम तो ईमानदार मानते हैं बर्खास्तगी भी जपेंद्र जी प्लीज कम से कम ऐसे मतलब चीजों को तो कहाँ आप जोड़ पाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित क्यों किया गया था। उसमें भ्रष्टाचार जैसे मामले कहीं नजर नहीं आए थे, उसमें भ्रष्टाचार जैसे मामले नजर नहीं आए थे। चुनाव के दौरान अगर वो अपने क्षेत्र में पहले कैबिनेट में वो नाराजगी दिखाते हैं, फिर पुष्कर सिंह धामी जी ने कह दिया था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने हर एक चीज को कवर किया था, मुझे अच्छे से याद है कि पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक में नाराजगी जाहिर करते हैं, उसके बाद फिर मना भी लेते हैं, पुष्कर सिंह धामी उनकी तारीफ भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी जब बात नहीं बनती है, लगातार टिकट उनकी बहू को नहीं मिल रहा था तो आपने नहीं टिकट देने से इनकार किया और निष्कासित कर दिया। भ्रष्टाचार कहाँ जोड़ा? आपकी पार्टी के नेता तो वॉशिंग मशीन में धुले जाते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। आप सिर्फ चुनावी समीकरण को देखते, ये आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने यही कारण दिया था जपेंद्र जी, हम नहीं बता रहे ये कह रहे हैं ना, तो आज आप यकीन कर लीजिए उस समय आरोप। अच्छा, आपका जब जो मन पड़ेगा आप तब वो बताएंगे जपेंद्र जी। उस वक्त आपने ये कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप में आज पार्टी से इनको निकाला जा रहा है, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, टिकट न मिलने के चलते हरक सिंह रावत को निकाला गया था। आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने मेरे ही टीवी चैनल पर डिबेट्स में बैठकर ये बात कही है, तो आप ये नहीं कह सकते आज, हालांकि आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हरक सिंह रावत पर भ्रष्टाचार के आरोप भी थे, ये आप खुद कह रहे हैं। चुनावी समीकरण अपनी जगह थे,
हाँ। लेकिन हरक सिंह रावत जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी जिस तरह से लग रहे थे और जिस तरह से प्रेशर बनाने का काम हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने 2 मिनट नहीं लगाए और तुरंत उन्हें बर्खास्त किया। तो ये बात कभी किसी मीडिया में आकर किसी प्रवक्ता ने कही क्यों नहीं? ये बात आपके पार्टी के किसी प्रवक्ता ने उस वक्त क्यों नहीं कही कि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं? अरे जपेंद्र जी, मैं उत्तराखंड की डिबेट आज से नहीं कर रही। जाने कितनी आपके पार्टियों के प्रवक्ताओं से बात हुई है और हरक सिंह के मुद्दे पर मैंने न जाने कितने डिबेट्स की है और हर बार यही वजह सामने आई है कि टिकट न मिलने के चलते वो अपनी बहू के लिए टिकट चाहते थे, नहीं मिला, जिसके चलते उनको निष्कासित किया गया। भ्रष्टाचार वाली बात तो आज आपने खुद कबूल करी है मेरी डिबेट में, वो तो आप ही कबूल कर रहे हैं। इसके पहले तो हम सब भी नहीं जानते थे कि हरक सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। इससे पहले भी कह चुके हैं, कई डिबेटों में इससे पहले भी कह चुके हैं कि भाई जब एक राजनीतिक समीकरणों के अलावा अगर भ्रष्टाचार के आरोप है, भ्रष्टाचारों की जांच चल रही है, उसमें एक वो साइकिल निकाला हुआ, बाकी चीजें हुई, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ठीक है। आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे माफी के साथ। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाता है। यही कहूँगा कि हमारे देश में अब जो बर्डन ऑफ डिजीज है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ज़्यादा है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, ये सारी जो बीमारियाँ हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियाँ हैं। इनसे बचने के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो खान पान हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे रेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स हो, चाहे मेंटल स्ट्रेस हो। अगर हम इस सबको कंट्रोल कर पाएँ तो हम हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो ये सारी बीमारियां हैं जो आजकल हमारी कंट्री में इनका बर्डन ज़्यादा है, उनसे दूर रह सकते हैं। थैंक यू। तो एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया साहब को आपने सुना, कई अहम बातें वो कहते हुए नजर आए। तो देवभूमि के दंगल में आज चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इसी बीच एक अहम खबर देहरादून से सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर देहरादून से आपको बताते हैं, जहां पर सीएम धामी ने मंत्रियों को सौंपी नई जिम्मेदारी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को सौंपा है जिलों का प्रभार। तो सीएम धामी ने मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति को जिम्मेदारी दी गई है। अहम जानकारी आपको बता दें, मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा, समितियों के पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सतपाल महाराज को हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई है। तो सतपाल महाराज को हरिद्वार की जिम्मेदारी है, ये बड़ी खबर। मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधान प्रेमचंद्र अग्रवाल को उत्तरकाशी और टिहरी की जिम्मेदारी, प्रेमचंद्र अग्रवाल को उत्तरकाशी और टिहरी की जिम्मेदारी है। गणेश जोशी को ऊधम सिंह नगर की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इन सभी मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अल्मोड़ा और चमोली की जिम्मेदारी अब धन सिंह रावत के हाथों में है और सुबोध उनियाल को देहरादून की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिम्मेदारियां सौंपी हैं। रेखा आर्या को नैनीताल और चंपावत की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और चंदन राम दास को पिथौरागढ़ और पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। तो चंदन राम दास को पिथौरागढ़ और पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। सौरभ बहुगुणा को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है। तो सौरभ बहुगुणा को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की जिम्मेदारी सीएम धामी ने मंत्रियों को सौंपी है। नई जिम्मेदारी देहरादून से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। धामी ने मंत्रियों को सौंपा है जिलों का प्रभार। तो सीएम धामी ने मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार सौंपा है और ये सूची आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज के पास हरिद्वार की जिम्मेदारी है। प्रेमचंद्र अग्रवाल उत्तरकाशी और टिहरी को संभालेंगे और गणेश जोशी ऊधम सिंह नगर की जिम्मेदारी। धन सिंह रावत की बात करें तो अल्मोड़ा और चमोली की जिम्मेदारी निभाएंगे और सुबोध उनियाल देहरादून और रेखा आर्या की बात करें तो नैनीताल और चंपावत, चंदन रामदास पिथौरागढ़ और पौड़ी की जिम्मेदारी निभाएंगे। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर सौरभ बहुगुणा के हाथों में होगा। तो ये बड़ी जिम्मेदारी आवंटित जनपदों की है जो प्रभारी मंत्रियों के हाथों में सौंपी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस सूची की, जहां पर सतपाल महाराज के पास अब
हरिद्वार की जिम्मेदारी होगी। और प्रेमचंद्र अग्रवाल की बात करें तो उत्तरकाशी और टिहरी की जिम्मेदारी संभालेंगे। गणेश जोशी ऊधम सिंह नगर की जिम्मेदारी संभालेंगे। डॉक्टर धन सिंह रावत अल्मोड़ा और चमोली की जिम्मेदारी निभाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इन प्रभारी मंत्रियों के पास ये आवंटित जनपद जो हैं वो अब सौंप दिए गए हैं। अहम खबर और तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ये जिम्मेदारियां इन प्रभारी मंत्रियों को सौंपी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को सौंपा है जिलों का प्रभार। ये अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति को जिम्मेदारी दी गई है। तो जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति को सौंपी गई जिम्मेदारी और समितियों के पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश अली जुड़ चुके हैं देहरादून से। दानिश, अब ये बड़ी जिम्मेदारियां आवंटित जनपदों की प्रभारी मंत्रियों को सौंपी गई है, खुद मुख्यमंत्री ने सौंपा है, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं, सभी को जिलों की जो 13 जिले हैं उत्तराखंड में, उनकी सभी की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। जो जिला नियोजन अनुश्रवण समिति और विकास कार्यों के जो पर्यवेक्षक के रूप में ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सतपाल महाराज को हरिद्वार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रेमचंद्र अग्रवाल को उत्तरकाशी और टिहरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गणेश जोशी को ऊधम सिंह नगर की जिम्मेदारी, धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली, सुबोध उनियाल को देहरादून, रेखा आर्य को नैनीताल और चंपावत, चंद्रनाम दास को पिथौरागढ़ और पौड़ी, और अब बहुगुणा को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी जो मंत्री हैं उनको उनके क्षेत्र से जुड़े हुए, क्योंकि जो जिस जगह से विधायक चुनकर आए उन जगहों से जुड़े हुए ये क्षेत्र हैं। कहीं ना कहीं जो उन क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं हैं, जो विकास कार्य हैं, उनके सभी की पर्यवेक्षक के रूप में ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसी भी तरह से, क्योंकि जो उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा कदम यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से जो छोटे से छोटा जो काम जो जिलेवार किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, किस तरह से ये किया जा रहा है और किस तरह से ये आगे की रूपरेखा रहने वाली है। ये पर्यवेक्षक के रूप में सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दे दिए गए और उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जी बिल्कुल, यानी अब कहीं ना कहीं अतिरिक्त प्रभार जो है वो इन मंत्रियों के पास रहने वाला है। शुक्रिया दानिश आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो समितियों के पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और अब ये प्रभारी मंत्री इन आवंटित जनपदों की जिम्मेदारी को संभालेंगे। सतपाल महाराज को हरिद्वार की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सीएम धामी ने मंत्रियों को सौंपी है नई जिम्मेदारी। बड़ी खबर, जहां पर ये सभी जिम्मेदारियां इन जनपदों की प्रभारी मंत्रियों को दी गई हैं और एक्सक्लूसिव सूची की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।